भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे साथी श्री नवीन जिंदल जी, हमारी महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, श्री सुभाष सुधा जी, श्री अशोक गुजर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमती कमलेश ढांडा जी, श्री लीलाराम जी, जनरल डीपी वत्स जी, हमारे तेजवीर सिंह जी, दिनेश कौशिक जी, कैलाश भगत जी, कुलवंत बाजीगर जी, रवि तारामवली जी, हमारे मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में आए हुए देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज कैथल में आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और जो मैंने यहां आप लोगों के मन में जो उत्साह देखा, जो उमंग देख रहा हूं, जो ऊर्जा देख रहा हूं, वह मुझे विश्वास दिला रहा है कि आपने नवीन जिंदल जी को दिल्ली भेजने का मन बना लिया है। मित्रों, मुझसे पूर्व नवीन जिंदल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने आपके सामने जो देश में काम हुआ, जो कैथल में काम हुआ, जो हरियाणा में काम हुआ, उसकी एक लंबी लिस्ट, लंबी सूची आपके सामने रखी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ हरियाणा ही नहीं बदला, सिर्फ देश ही नहीं बदला, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई, कामकाज का तरीका बदल गया। यह हमको समझना चाहिए। आप याद करो, 10 साल पहले साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक, उसके मन से क्या निकलता था? उसके मन से यह निकलता था कि इस देश में कुछ नहीं बदलने वाला है, सब ऐसे ही चलने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं, हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दिया गया है। एक उदासीन मानसिकता हमको घेरे हुए थी। लेकिन 10 साल के अंदर इतना बड़ा अंतर आया है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर के अपने संकल्प को पूरा करने चल पड़ा है। यह बदलता भारत है। एक समय था, राजनीति होती थी जाति के नाम पर, राजनीति होती थी धर्म के नाम पर, राजनीति होती थी इलाका के नाम पर, राजनीति होती थी पहाड़ और मैदान का फर्क करके। और लंबे समय तक शासकों ने भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, धर्म को धर्म से लड़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एक मंत्र के साथ चल पड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इस मंत्र के साथ विकासवाद के साथ चल पड़ा, विकासवाद के साथ। आज जवाबदेही की राजनीति हो गई, आज अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो गई, आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई। अभी नवीन जिंदल जी आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, अभी आपके सामने नायब सिंह सैनी साहब रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। ये संस्कृति, जवाबदेही की संस्कृति,
यह संस्कृति, यह परिभाषा मोदी जी ने स्थापित की है इस देश में। इसको हमको समझना चाहिए। और एक बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, देश के लिए काम करो, और देश के काम करने के लिए अगर कुछ परिवर्तन भी करना पड़ता है तो करो। पहले रिफॉर्म्स लाओ, परफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो, परिवर्तन ले आओ। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, नवीन जिंदल जी ने उसका जिक्र किया। आज देखिए, कोरोना की मार के बाद अमेरिका की अर्थनीति डगमगाई हुई है, यूरोप की अर्थनीति डमाडोल है, रशिया, चाइना, जापान सभी आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन युद्ध के होने पर भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत 11वें नंबर से छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। और हम नहीं कहते, दुनिया के एजेंसीज जो आर्थिक जगत के विशेष अध्ययन करते हैं, वो बताते हैं कि आज अगर कोई आशा की किरण कहीं दिखती है तो वो और कहीं नहीं, भारत में दिखती है, भारत में दिखती है। यह परिवर्तन आ गया। आज दवाइयों में हम सबसे दूसरे नंबर के देश बन गए, दवाई बनाने में, एक्सपोर्ट करने में। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं। मैं जिम्मेवारी से बोलना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए, टेटनस की दवा को आने में 25 से 30 साल लग गए, डिप्थेरिया की दवाई को आने में 28 साल लग गए, जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में आ गई थी दवाई, 2006 में भारत में आई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि कोरोना का पहला केस जनवरी 2020 को आया था। अप्रैल 2020 को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को बचाने का काम, और 220 करोड़ डबल डोज, साथ में बूस्टर डोज लगाकर 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व ने किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आज भारत ने कोरोना की वैक्सीन 100 देशों तक पहुंचाई, 100 देशों तक, और 48 देशों को मुफ्त में दी गई दवा वैक्सीन मैत्री के तहत। भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत हो गया। यह भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़े हैं, इस्पात में हम दूसरे नंबर के हो गए हैं। आप सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल मैन्युफैक्चर भारत कर रहा है। यह बदलता भारत है, यह बदलती हुई भारत की तस्वीर है। यह दुनिया की छवि की दृष्टि से देखिए आप, आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ भारत खड़ा है, यह मजबूत सरकार के साथ खड़ा है। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो मजबूती है वो मोदी जी के नेतृत्व के कारण और उनके कठोर फैसले जो उन्होंने लिए उसके कारण आज भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में ही हमारी छवि सिर्फ आगे अच्छी नहीं हुई, देश भी मजबूत हुआ। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने सशक्तिकरण किया, इनको किसी ने ताकत दी, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने दी, उनके कार्यक्रमों ने दी। आप बताइए, आज गांव गांव में पक्की सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? जरा जोर से बोलो भैया।
पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पहुंची है कि नहीं? आज हजारों किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बन गई है। आज 2 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है। ऑप्टिकल फाइबर, यह डिजिटल इंडिया हो रहा है। आज गांव में लगभग 2 से ज्यादा लाख गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है। कॉमन सर्विस सेंटर। उस समय हमारे विरोधी बोला करते थे, ये भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल का क्या काम होगा, यहां ये वाईफाई क्या करेगा, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं? आज आपको बताना चाहता हूं कि रेडी पर बैठा हुआ सब्जी बेचने वाला भी आज डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है। यह बदलता भारत गांव को मजबूत किया। गरीब 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर महीने पहुंचाने का काम बोलो मोदी जी ने किया कि नहीं किया? फर्क क्या पड़ा? आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। 25 करोड़ लोग। और ये मैं नहीं बोल रहा, नीति आयोग बोल रही है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोल रहे हैं कि आज 25 करोड़ लोग भारत के गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। और अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है। यह है मोदी जी का नेतृत्व, जिसको हमको समझना होगा। यह प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां बैठे हमारे बहुत से विधायक बैठे हैं। मैं भी 1993 में विधायक बन गया था। मुझे याद है कि उस समय एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना के 2 मकान मिला करते थे। 2 मकान, एक पंचायत को 2 मकान। मेरा वीडियो आकर के मेरे को बोलता था, नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है, आपको एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, किसको दें? मैं कहता था, 1 अनार 100 बीमार, भैया ये मकान तू ही रख ले, तू ही बांट ले, मैं क्या बांटूंगा। आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ घर बनकर के तैयार हो गए। 4 करोड़ घर बनकर के तैयार। पूछिएगा विधायकों से, एक पंचायत में 40 से 50 मकान बने। और वो मकान कैसा है? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, ऐसे 4 करोड़ घर बने हैं। और नवीन बाबू को भेजिएगा आप चुनाव जिता करके, मोदी जी अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति पक्के छत के बगैर नहीं रहेगा। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, यह चुनाव हमारे जीवन को बदलने वाला चुनाव भी है। आजकल आप सुनते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाएगी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और आप सबका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा? प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सूर्य योजना, हर घर पे सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर पर। और आपको बिजली का खर्च उस सौर ऊर्जा से होगी। और जो बिजली बचेगी वो सरकार ले लेगी, खरीद लेगी, और उसकी भी आमदनी आपको हो जाएगी। इसकी व्यवस्था की जाएगी। यह है बदलता भारत। आयुष्मान भारत की बात की, यहां बैठे हैं सभी एमएलए, इनसे पूछिए। नवीन जिंदल जी पहले एमपी रहे हैं, इनसे पूछिए। हम सब चिट्ठी लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर हो गया है, 2 लाख रुपए खर्च होगा उसके इलाज में, उसके पास पैसे नहीं है, उसका मकान बिक जाएगा, उसकी जमीन बिक जाएगी। गरीब आदमी की चिंता कीजिए। कभी हम 2 मांगते थे, हमको 1 मिलता था, कभी हम 1.5 मांगते थे, हमको 75 मिलता था, बाकी हम जनता से इकट्ठा करते थे। आज मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के लिए 10 करोड़ 74 जिंदल जी ने बताया कि 365 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गरीब लोग कौन है? वो गरीब लोग रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला,
बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्ट मैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए की व्यवस्था की, 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। और अब आप सुन लीजिए, जिंदल जी को जिता करके भेजिएगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी बहन, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, किसी भी जाति की, किसी भी मजहब की, किसी भी इलाके की और किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान कार्ड का 5 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपए। यह बदलता भारत है। आप बताइए, पहले बहनें लंबी लंबी लाइन लगा करके पानी के लिए रुका करती थी कि नहीं रुका करती थी? जाया करती थी कि नहीं जाया करती थी? आज हर घर नल, हर घर जल, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इन कार्यक्रमों से नौजवान हो, स्टार्टअप, हर तरीके का प्रोग्राम, नौजवान हो, किसान हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बोलिए हर चौथे महीने 2-2 हजार आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को सशक्तिकरण किया गया है। और मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलती रहेगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। इसलिए किसान हो, युवा हो, महिला हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करूं, यह उज्ज्वला योजना सिर्फ उज्ज्वला योजना नहीं है बहन जी, ये महिलाओं का सशक्तिकरण है। मैं गांव से आता हूं, पहाड़ी इलाके से आता हूं। मैं नायब सिंह जी आपको बताना चाहूंगा, मेरे इलाके में बहनें 5 बजे सुबह उठा करती थी, जंगलों में जाया करती थी, लकड़ी काट के लाया करती थी, लकड़ी गीली होती थी, कभी कभी सुखाने का मौका मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था, उसको जलाती थी, 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छातियों में लेती थी, फेफड़ों में, और तब जाकर के सुबह का भोजन बनता था। आज महिलाओं के लिए 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचाया गया और उज्ज्वला योजना में उनको एक तरीके से आजादी दिलाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। महिला सशक्तिकरण। आज वो 5 मिनट में चाय बनाती हैं, आधे घंटे में भोजन बना करके देती हैं। यह परिवर्तन आया है। उसी तरीके से देखा जाए, 27 साल से महिला नारी शक्ति वंदन विधेयक 27 साल से लटका हुआ था, कोई पूछ नहीं रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ, 3 दिन के अंदर। और आज अगली लोकसभा में और अगली विधानसभा में, अगली लोकसभा में और उससे अगली विधानसभा में आपके यहां 33% महिलाएं विधानसभा में और लोकसभा में बैठी। यह फर्क आया है। इसलिए हर को मजबूती देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं लंबी लिस्ट आपको कामों की बता सकता हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, ताकतवर हुआ है और सक्षम हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ है। ये आज ताकत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण हमको मिली है। और इसलिए इस चुनाव में हमारे जिंदल जी, नवीन जिंदल जी खड़े हुए हैं, इनको आपको साथ मिलना चाहिए। मैं यहां यह भी आपको बता देना चाहता हूं, आज मेरे से सवेरे एक मेरे वरिष्ठ पत्रकार, मेरे बहुत अच्छे मित्र, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी में नए नए लोग आ रहे हैं। मैंने उनको साफ कहा कि जो अच्छे लोग हैं वो सबको राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जुड़ करके आगे चलना चाहिए। और इसीलिए नवीन जी ने अपने जीवन में किसी छोटी बात के लिए नहीं, राष्ट्रीय ध्वज के लिए संघर्ष करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को पार्टी के अंदर ताकत दी जाए,
उनको मजबूती प्रदान करे, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा लक्ष्य है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चले। और पार्टी को भी हम उपकरण मानते हैं देश को मजबूत करने के लिए, वो देश को मजबूत करने के लिए उपकरण है। और इसलिए पार्टी में जो लोग देश को मजबूती देते हैं उनको लाना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, वो हम लोगों ने किया है। और आज हमारे नवीन जी यहां से प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मित्रों, हमारे कांग्रेस पार्टी के बारे में, हमारे आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, मैं कुछ कहूं कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई। कांग्रेस पार्टी और ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बन गया। ये सब भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो गए, कोई बेल पर है, कोई जेल में है। और आप देखिए ये आम आदमी पार्टी, क्या है इसका चरित्र, कौन सा चरित्र है इस आम आदमी पार्टी का। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ी। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, 3-3 लोग भ्रष्टाचार के नाम पर जेल में पड़े हुए हैं। अब कौन सी बात रह गई। और तो छोड़ो, जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, आज उनके घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है और नेता चुप रहता है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? ये जो इस तरीके के लोग हैं, इनके टोले को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इनको घर बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे? बोलो, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? बोलो, ये दोहरा जीवन जीते हैं कि नहीं जीते हैं? ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये बोलने के लिए मीठी मीठी बातें और करतूतें इतनी गंदी। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? अभी मुझे बताया गया कि मेरे पार्टी के कार्यालय के बाहर आके बोले मुझे अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो। मैंने कहा बेल कैंसिल करा, अंदर जाएगा, देर क्यों कर रहा है? पहले तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां लगाते हो कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आते भी हो तो 1 तारीख तक के लिए आए हो, और फिर बोलते हो मुझे भेजो, मुझे अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो। अरे बेल अपना कैंसिल कराओ, घर जाओ, वापस जाओ, तेरा घर तो वही है। बोलो, ऐसे नेता और ऐसी पार्टी को आगे आने दोगे क्या? पक्का? पक्का? इन लोगों को, ऐसे राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का मौका है, तो वह सबक सिखाने का मौका है नवीन जिंदल जी को कमल का बटन दबा करके सबक सिखा दीजिए, यह आवश्यक है। मित्रों, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। आज समय की आवश्यकता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखें और उनके नेतृत्व में हम सब लोग एक महान भारत की कल्पना को साकार करें, और उसके लिए एक उपकरण के रूप में नवीन जिंदल जी का हमको साथ मिले। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने यहां आकर हम सब की हौसला अफजाई करी।